जिला परिषद सदस्य बिरबल सिंह जी गौदारा से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। बिरबल जी यादव पूरा मंडल अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। वीरपाल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आगे आकर जो कुर्सियां खाली पड़ी है उन पर बैठ जाइए एक बार प्लीज। अरे भाई बड़े अगर नीचे खड़े आ जाओ ना कने यारो। देखो आप में आक्रोश है और आप बात सुनने के लिए यहाँ आए हो तो सामने कुर्सियां तो पड़ी है उस पर आकर बैठे। जो आने वाले अतिथि हैं उनका स्वागत करें और मान और सम्मान करें, उनका सत्कार करें। पूरा मंडल अध्यक्ष बिरबल सिंह बिरबल जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो अपना मंच पर बैठे और अपना स्थान ग्रहण करें। देव सिंह जी शेखावत से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना मंच ग्रहण करें। पूरे सरपंच सरवन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो भी स्थान ग्रहण करें मंच पर। दीप सिंह जी शेखावत पूरे सरपंच से निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पवन जी शर्मा पूरा सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पवन जी शर्मा पूरा सरपंच पूर्णाराम जी महेश पूरा सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा आज हमारे ग्राम पंचायत गोठना में पहुंची है। ये यात्रा इसलिए पहुंची है कि जो राजस्थान का जो कुशासन जंगल राज और जो राजस्थान सरकार की जो विफलताएं हैं उनको बताने के लिए घर घर प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक जो हमारे कस्बे हैं उसमें ये हमारी जन यात्राएं पहुंच रही है। और हमारे जो पदाधिकारी सामने आपके बैठे जो हमारे इस यात्रा के विषय में बताएंगे। और जो हमारी सरकार है ये निकम्मी सरकार जो जंगल राज कर रखा है, भ्रष्टाचार और पूर्ण तरीके से जिसके ये हमारा प्रशासन बस में नहीं है, तो दिन प्रतिदिन हमारे गोलियां चल रही है राजस्थान सरकार में, हमारे क्षेत्र में देख लीजिए। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन आक्रोश यात्रा करने का ऐलान किया है। और जो राजस्थान सरकार की विफलताएं है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। साथ ही केंद्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको भी आपके सामने हमारे अतिथि उजागर करेंगे। हमारे बीच में मोनिका जी भी पहुंची है, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। टैबलेट लेना से कुछ ही करिए। और क्या कौन मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी सैनी से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करे मंच पर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इनके स्वागत के लिए और उनको दुपट्टा पहनाने के लिए मैं निवेदन करता हूं सज्जन सिंह शेखावत से निवेदन करता हूं कि वो सुभाष लामा इस यात्रा के संयोजक को
दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे सज्जन सिंह जी शेखावत। थोड़ा सा पीछे आइए। मैं विक्रम सिंह के स्वागत के लिए निवेदन करता हूं बजरंग सिंह जी शेखावत को वो आगे आए और बड़े भाई विक्रम सिंह जी जाखड़ को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। मनी जी शर्मा मंडल अध्यक्ष निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर जाकर के। मैं जगदीश जी गोठे से निवेदन करता हूं मास्टर जी कि वो बिरपल जी गोतारा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। बजरंग जी जगदीश जी गुज्जर मास्टर जी। प्रकाश जी सैनी से निवेदन करता हूं कि राजा जी कटेवा का दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। प्रकाश जी सोनी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और राजा जी कटेवा का दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। के ऊपर फाट गई थी क्या की मैं तो और ही रघुवीर सिंह जी शेखावत से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और गुरदास जी इंदौरे का दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। रघुवीर सिंह जी शेखावत। नीचे ले तो रघुराज सिंह जी स्टैंड लगाओ तेरा मत। मैं देव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और वीरपाल सिंह जी शेखावत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। देव सिंह जी शेखावत। कैप्टन देव सिंह जी शेखावत। मैं विकास जी खेदर से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और वीरपाल सिंह जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं मदन जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और ओमेंद्र जी शरण का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। संतोष कंवर वालपंच से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और मोनिका जी चौधरी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मोनिका जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे संतोष जी कंवर वालपंच। कोई बात नहीं, आप वैसे कोई दूसरे से वैसे वैसे दिला तो भेंट करा दो। ये विनोद कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आगे आए और मोनिका जी को दुपट्टा दे करके भेंट करके उनका स्वागत करें, दुपट्टा भेंट करें। प्रेम जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो पवन जी शर्मा का जो पूर्व सरपंच है उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। पवन जी यादव। पवन जी शर्मा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मोहन जी बोल से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और देवी सिंह जी शेखावत का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। मूलचंद जी बोल।
मूलचंद जी बोल से निवेदन करता हूं कि वो पूरा जो हाँ बोलो आगे। सरवंत सिंह जी शेखावत पूरे सरपंच का दुपट्टा बनाकर स्वागत करेंगे। हमारे इस ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन जी वाल्मीकि, और मैं अर्जुन जी वाल्मीकि से निवेदन करता हूं कि संपूर्ण ग्राम पंचायत की तरफ से एक बार समझ हमारे आए हुए अतिथियों का दुपट्टा बनाकर स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष बिरबल जी यादव और मंडल अध्यक्ष का स्वागत करके दुपट्टा बनाकर स्वागत करेंगे। और मैं एक बार हमारे ग्राम के सरपंच अर्जुन जी वाल्मीकि से निवेदन करता हूं कि वो समस्त हमारे आए अतिथियों का दुपट्टा बनाकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करो। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बिरबल जी को दोबारा से निवेदन करता हूं कि आपके समक्ष एक विषय है बदराना जोड़ और इस नौगढ़ की राजनीतिक कुशासन के प्रति और इस जंगलार के प्रति बोले। केवल बदराना जोड़ और जंगलराज और इस नौगढ़ की कुशासन के प्रति बोले। आज मोदी जी का डाइवर्ट कर दिया। जन आक्रोश यात्रा का यह चौथा दिन और अब आप लोगों के सम्मुख हम लोग उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, विषय में बांट रहा क्या परंतु आज ही है वही रखूंगी। चलो थे कैसे देर कर लो। ये यात्रा प्रारंभ होने के पीछे बहुत बड़े कारण हैं और पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। और इसका मूल उद्देश्य आप लोग सब जानते भी हैं, परंतु फिर भी आप लोगों के बीच में आकर के हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार जब 2018 में बनी थी उस समय राजस्थान की जनता से कौन से वादे किए, अपने मैनिफेस्टो में कौन सी बातों को लागू करने का उन्होंने वचन दिया था, क्या उन वादों पर राजस्थान की सरकार खरी उतरी। दूसरी तरफ केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो लागू या नहीं हुए। इन्हीं बातों के ऊपर विचार करने के आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो पहले अपन राजस्थान सरकार की बात करेंगे। जब 2018 के अंदर सरकार बनी थी उसमें इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 प्रमुख बातें शामिल की थी और उन बातों में आकर के राजस्थान की जनता गुमराह होकर के इन लोगों को वोट दिया और वोट देने के बाद में इनकी सरकार बनी। सबसे जो मुख्य वादा इनका था वो हमारे किसान भाइयों को था कि जब भी राजस्थान में सरकार यदि हमारी बनती है, कांग्रेस वालों ने कहा था, तो प्रत्येक
किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे हम लोग। आप जितने भी मान लो सामने बैठे हैं, एक भी आदमी कह सकता है कि इसकी 2 लाख रुपए किसी का कर्जा माफ हुआ है? किसी का माफ नहीं हुआ है। दूसरा वादा उन्होंने किया था, युवाओं को दैनिक भत्ता देने की बात की थी, एक भी व्यक्ति को उन्होंने दैनिक भत्ता नहीं दिया। और भी बहुत सी बातें थी, परंतु ये 2 बात तो सीधी की सीधी हमारे ग्रामीण अंचल को प्रभावित करने वाली बातें थी, दोनों से विमुख हो गई। और विमुख होने के पीछे कारण एक ही रहा कि जब सरकार बनी उसके बाद में इसमें 2 व्यक्ति थे पदाधिकारी बनने के लायक, गहलोत जी तो आदत पड़ी है घूम घाम के आगे भी कुर्सी को बराबर चिप जाए। सचिन जी पायलट के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े हो, सचिन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद में सचिन जी को बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि फिर खेल की गलियां आगी, गहलोत जी मुख्यमंत्री बनकर। दोनों के बीच का मान लुक मिचनी को खेल चाल गो, बिल्ली चूहा को खेल चाल गो। गहलोत जी तो कुर्सी के ऊपर चिपड़ा बाकी कौन जोड़ रहा, सचिन जी इसके बीच पागा खींचना बाकी कौन जोड़ रहा। और आपकी सरकार बचाने के लिए कदे होटला के मां घूमन लाग रहे, कदे दिल्ली भागन लाग रहे, और हमारे यहाँ की राजस्थान की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया इन लोगों ने। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने जो वादे किए थे, राम मंदिर का निर्माण का वादा किया था, 370 की धारा हटाने का वादा किया था, ट्रिपल तलाक हटाने की बात की थी, तीनों वादे उन्होंने पूरे किए। तो मोदी जी ने जो बात कही वो तो 100% खरी उतर रही है। और राजस्थान में जो राज्य सरकार बनी कांग्रेस की, वो 100% फेल निकली है। हमारे राजस्थान के अंदर आज जैसे अभी राजेंद्र जी भाई साहब बता रहे थे, उद्घोषणा में जंगल राज, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जंगल राज आ गया। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पे, बिजली की दरों में राजस्थान 1 नंबर पे, डीजल पेट्रोल के भाव में राजस्थान 1 नंबर पे, महिलाओं में अत्याचार होने पर राजस्थान 1 नंबर पे। आगे नंबर तो एक ही कौन जगह बुरा काम होना चाहिए, जो जनता को नुकसान होना चाहिए, हम सब 1 नंबर पे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चुनाव के अंदर वादे करके तो हमसे वोट ले लिए, परंतु उसके बाद हमें पूछना इन लोगों ने छोड़ दिया। जब कोरोना काल आया था, याद करो आप लोग हमारी क्या दशा थी, भाई भाई से नहीं मिलता था, बाप बेटे से नहीं मिलता था, और बहुत बड़ी एक समस्या पूरे विश्व के अंदर फैली थी। ये तो सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारा देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नरेंद्र जी मोदी हैं। उन्होंने सोचा इसके हमारे देश का क्या हल होगा, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि मेरे देश का कोई भी भाई बहन भूखा नहीं सोए, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महीने 5 किलो फ्री में देने का काम उन्होंने किया, जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। 80 करोड़ आदमियों को 2 साल लगातार से देते आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी योजना थी। पूरे विश्व का ऐसा क्या है हिंदुस्तान के अंदर जो 80 करोड़ जनता को 2-2 साल तक फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ की जनता पूरी यूरोपियन कंट्री को मिलाओगे, सबको मिलाओगे तो भी नहीं होगी। वो अपने आप को बहुत बड़े धनाढ़ समझते थे, सारे के सारे फेल हो गए। आज उनकी जीडीपी देख लिया और हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी देख लो, हिंदुस्तान की जीडीपी 1 नंबर पे और बाकी सब नीचे लटके हुए हैं। ये कारण क्या है? ये कारण है सशक्त नेतृत्व का, जो मन में ठानते उसको करते हैं। मोदी जी ने अपने देश के बारे में सोचा है। यूक्रेन ने रूस का युद्ध चला, उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश की कि आप डीजल पेट्रोल रूस से नहीं ले सकते हो, परंतु मोदी जी ने कहा जिससे जहां मेरे को मेरे देश का फायदा होगा वहां से वही वस्तु खरीदूंगा जहां से देश हित में होगा। और रशिया से पेट्रोल डीजल लेकर के आज विश्व में सबसे कम रेट में हमें उपलब्ध करा रही। यह हमारे लिए सौभाग्यशाली हम लोग हैं, कैसा नेतृत्व मिला हुआ है। और फिर पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व जानता है कि हिंदुस्तान की जनता है वो मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है। और जैसे जैसे जनता उनको सशक्त और मजबूत कर रही है, उसी प्रकार से मोदी जी है वो भी अपने देश को मजबूत और सशक्त कर रहे हैं। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम उन्होंने बेड़ा उठाया। आज हमारे देश के अंदर सेना के हथियार बन रहे हैं, लड़ाकू विमान बन रहे हैं, जबकि एक एक लड़ाकू विमान के लिए हमें अन्य देशों से
सौदा करना पड़ता था, मजबूरी होती थी कि जिस प्रकार की शर्त लगा करके वो हम लोगों को देते उसी शर्त पे हमें लेना पड़ता था। उस चंगुल से हमें निकाला इन्होंने। तो मैं तो आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो हमारे ऊपर जुल्म लाए हैं, उन जुल्मों का हिसाब लेने का टाइम आ रहा आने वाले समय में 12 महीने बाद में। और उसमें निश्चित रूप से हम सबको मिलकर के एक साथ होकर के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बननी ही बननी, इसमें तो कोई शक नहीं है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, परंतु नौलगढ़ के अंदर भी आज 1952 से लेकर आज तक कमल नहीं खिला है। तो सबको एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के अथक प्रयास करके नौलगढ़ से भी हमें कमल का फूल खिलवाना। इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिताकर विधानसभा में भेजना है और उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी। सबकी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे बीच में खाइयां खोद देते हैं, जाति की खाई खोद देते हैं। वो जाति का उस जाति को नहीं देगा, वो जाति उस जाति को नहीं देगा। आज ही स्टेज के ऊपर बैठे थे सारी जाति बैठे थे। तो ये बातें जो उन्होंने हमारे बीच में फैला करके अपना फायदा उठाया, वो फायदा दोबारा नहीं उठाने देंगे। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के काम करेंगे। राजेंद्र जी ने कहा इसके नौलगढ़ के बारे में बोलना है, बोलूंगा। राजेंद्र जी आपकी शंका उसका भी समाधान करूंगा। नौलगढ़ के अंदर जो आज हालात हैं, उन हालातों से हम सब वाकिफ हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नौलगढ़ के हालातों से वाकिफ नहीं है। आज प्रशासन हमारे साथ में क्या कर रहा है, और प्रशासन कब करता है, जब हमारा नेतृत्व होता है। वो नेतृत्व जनता की अनदेखी करके उनको संरक्षण देता है। आज चाहे तहसील में चले जाइए आप लोग, चाहे एसडीओ कोर्ट में चले जाइए आप लोग, चाहे पंचायत समिति में चले जाइए, चाहे नगर पालिका में चले जाइए, भ्रष्टाचार की लंबी लाइन है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होगा वहां पर। और वो इसलिए नहीं होगा कि उसको उनके आकाओं का संरक्षण मिला हुआ है। और जब आकाओं का संरक्षण मिलता है तो नीचे वाले कैसा काम करते हैं हम सब लोग जानते हैं। बदराना जोड़े के बारे के अंदर 3 महीने तक हमारे साथियों ने वहां पर धरना दिया था। जो 300 साल से पुरानी जगह है जहां पर हमारे किसानों का मेला भरता था, वो मेला भरना वहां बंद हो गया क्योंकि वहां पे गलत नजर पहुंच गई। और वो गलत नजर पहुंचने के कारण से पूरे नौलगढ़ में एक विचार आया, इसके बदराना को कैसे बचाया जाए। तो जो युवा टीम वहां पर लगी थी, उन्होंने अथक प्रयास करके एक बार तो उसको बचा लिया है, एक बार उसको बचा लिया। परंतु जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के भेज देना। बदराना जोड़े का मैं फिर कोई पसवा को मेड़ू लाग जाए, चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। परंतु हमें डर और भय से निकलना होगा। डर और भय से निकल करके हमें एक साथ मिलकर के प्रयास करके और ये सारे काम करने होंगे। एक दूसरे की लुका छिपी काम को नहीं होगा, बिल्कुल भी सब साथ रहेंगे, सब एक दूसरे का आदर करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आप लोगों ने सुना, 10 मिनट सुन लिया, मन झेला देने के लिए मैं धन्यवाद दूं। था जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं वीरपाल सिंह जी जो वो अपना वक्तव्य दे। विशेषकर नौलगढ़ प्रशासन की स्थिति के बारे में। सम्मानित मंच, उपस्थित विशिष्ट जन, प्रबुद्ध जन, युवा साथी, कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध भाजपा के द्वारा निकाली गई इस आक्रोश यात्रा में सबसे पहले हम इस बात को समझें कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। एक विदेशी व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम के द्वारा उसकी स्थापना हुई। हमने करीब 100 वर्ष तक आजादी की लड़ाई लड़ी और जिस दिन आजाद होने की स्थिति आई, उस दिन इसी कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ वो समझौता किया जिसके कारण हमारा अखंड भारत टूट गया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, एक भाई जिन्ना पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन जाए और दूसरा भाई नेहरू भारत में प्रधानमंत्री बन जाए, इस स्वार्थ के कारण देश के 2 टुकड़े हुए, अन्यथा नहीं होते। यह सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी। 1948 में कबायलियों का विद्रोह हुआ। उस कबायलियों के विद्रोह से
कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने लिखित में देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया कि मैं कश्मीर का पूरी तरह से विलय भारत में करता हूं, लेकिन उसके बाद भी इस कांग्रेस के गोपनीय षड्यंत्र के कारण उस कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और धारा 370 लगा करके उसे एक लटका हुआ मामला बना करके छोड़ दिया। 1950 में एक बहुत बड़ा भार जम्मू कश्मीर का, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, वो गुपचुप चीन को दे दिया गया, जो आज भी चीन के कब्जे में है। 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का हुआ, 1971 का युद्ध हुआ। इन सभी युद्धों में हमारी सेना ने अपना शौर्य प्रकट करने में कहीं कमी नहीं रखी, लेकिन युद्ध की विजय के बाद जब टेबल पे बैठने की बात आई, जब देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और विदेशी लोगों के बैठने की बात आई, हम वहां हमेशा हार गए। युद्ध में जीते, जंग में जीते, लेकिन समझौते की टेबल पे हार गए। उस हार का पूरा श्रेय इस कांग्रेस को रहा है। पिछले दिनों इसी कांग्रेस के हमारे देश के मुखिया हुआ करते थे, जब विदेशी बड़े लोगों के द्वारा एक ऐसा अपमानजनक शब्द हम उनके लिए सुनते थे, देहाती औरत, तो खून के घूंट पी करके हमें रहना पड़ता था। और आज वही भारत देश है जिसके नेतृत्व के सामने चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सभी विकसित राष्ट्र नतमस्तक हो रहे हैं। यह है एक सुदृढ़ सोच का, संकल्प का और विचारधारा का प्रभाव है। राम मंदिर बनना चाहिए, यह तो बहुत बड़ी बात थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा, जिस तरह से किसी नाटक का, उपन्यास का कोई हीरो होता है, राम भी वैसे ही कोई एक रामायण, रामचरित ऐसी किताबें उसका हीरो था। राम कभी हुआ ही नहीं। वर्षों तक मामला कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जाके हम जीते। कल 6 दिसंबर गया है, 6 दिसंबर शौर्य दिवस है। 6 दिसंबर के दिन उस बाबरी के ढांचे को ढाया गया था और उसकी जगह भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह सब मोदी जी के सफल और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। जब सीए का विधेयक लेकर के आए, उसका भी विरोध हुआ। राम सेतु जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारे गौरव से जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने का षड्यंत्र इस कांग्रेस ने कर लिया। बहुत मुश्किल से हम बचा पाए कोर्ट के माध्यम से। पिछले 8 वर्ष में बहुत कुछ हुआ है, अगले 2 वर्ष में भी बहुत कुछ होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की आज हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक विशिष्ट वर्ग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और हम पहले तो हम 2 हमारे 2 तक थे, अब तो हम 2 हमारे 1 में आ गए हैं। स्थिति यह भी चिंताजनक है और इसके लिए बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून भी बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब अपेक्षाएं हमें मोदी जी से हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसी भी सरकार से कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले हम अपेक्षा करते हैं शिक्षा की। राजस्थान में आज शिक्षा की क्या स्थिति है, हम सबसे छिपी हुई नहीं है। विद्यालय के अध्यापकों से लेकर, अधिकारियों से लेकर मंत्री तक सबका सिर्फ एक ही प्रयास है, बोर्ड का परीक्षा परिणाम कम नहीं रहना चाहिए, बाकी जैसे चल रहा है चलना। और इसके लिए मैं शिक्षकों को ज्यादा उत्तरदायी नहीं मानता, इसके लिए मैं सरकार की नीति को उत्तरदायी मानता हूं।
आज राजकीय विद्यालय का शिक्षक 6 घंटे का जो विद्यालय का समय है उसमें से 4 घंटे उसे सिर्फ औपचारिकताओं में लगाने होते हैं। इतनी प्रकार की सूचनाएं ऑनलाइन आजकल उनके लिए अनिवार्य कर दी गई हैं, उनको भेजने में लगे हुए रहते हैं और जो मूल काम उनका है विद्यार्थियों को पढ़ाने का वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी मूलभूत सुविधा हमारी चिकित्सा की बात करें, अस्पताल गांव में है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो विशेषज्ञ नहीं है, और यदि कहीं एक चिकित्सक में अथवा नर्सिंग कर्मी में कहीं दायित्व भाव में कमी है तो उसकी शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। वो राजकीय कर्मचारी है, उनकी इच्छा पर निर्भर है वो काम कैसा करते हैं कैसा नहीं करते। शिक्षा और चिकित्सा के बाद सरकार से जो काम सामान्य व्यक्ति को पड़ता है, प्रजा को पड़ता है, वो है रोजगार की अपेक्षा। हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे रोजगार मिले। पिछले 4 साल में इस सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं हमसे छिपा हुआ नहीं। 3 साल तक तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं निकली। अभी 1 वर्ष में थोड़ी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं और उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला जिसको हम नकल माफिया के नाम से जानते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं इस कांग्रेस सरकार ने करवाई, एक भी परीक्षा सही नहीं हुई है। सब में नकल, सबके पेपर आउट। आप कल्पना कीजिए वो बेरोजगार युवक जो 10-20 हजार की नौकरी कर रहा था उसको छोड़ करके कोचिंग करने चला गया इस अपेक्षा से कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके नौकरी को प्राप्त करूंगा। उसने मेहनत की, उसके नंबर भी अच्छा है, लेकिन उस नकल माफिया के कारण वो परीक्षा कैंसिल हो गई और आज वो कहीं का नहीं रहा। उसकी 10-20 हजार की नौकरी भी चली गई और रोजगार भी प्राप्त नहीं हुआ। वो बेरोजगार युवा आज इस सरकार से पूछना चाहता है और इस सरकार के सलाहकार स्थानीय विधायक जी से पूछना चाहता है मेरा दोष क्या था। मैंने तो नकल नहीं की, मैंने तो कहीं से पेपर नहीं चुराया, मैंने तो मेहनत की थी, मेरे नंबर भी अच्छे आए थे, मैंने तो रीट में चीट नहीं की, क्यों परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। एक बहुत बड़ा प्रकरण आप सबके सामने आया होगा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के परिवार के 4-5 सदस्य आरएस बन गए और लोगों में एक कहावत चल गई, बोले आजकल तो लोग हैं जो शिव जी की पूजा करे तो आई कहे, बोले हे भगवान तेरो ही आसरो, बीन चाहे किसो ही दीजिए पर सुसरो दीजिए डोटासरा। ऐसा हास्य तो डोटासरा ससुर मिल जाएगा तो आरएस पक्का है। रोजगार के बाद सेवा की दृष्टि से देख लीजिए, उद्योग धंधे की दृष्टि से देख लीजिए, किसी भी राजकीय कार्यालय में आपको काम करवाना है, बिना कुछ पूजा किए भेंट चढ़ाए काम होता ही नहीं। कोई भी राजकीय कर्मचारी राजकीय कार्यालय का समय 9 बजे का है, 10:30-11 से पहले नहीं पहुंचता। शाम को 6 बजे का समय है, 4-4:30 कार्यालय से बाहर निकल जाते हैं। और आपकी फाइल जिस बाबू के पास है, अधिकारी के पास है, जब तक आप कार्यालय में जाकर जैसे सामने उपस्थित नहीं होते हैं वो फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहती है। ये लाल फीताशाही सरकार चाहती नहीं कि काम हो और इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री जी को ही है, क्योंकि वो अपनी सरकार बचाने के चक्कर में सभी एमएलए को सूबेदार बना चुके और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमें इस सारी स्थिति पर विचार करना है, स्थानीय विधायक जी की मनमानी पर भी विचार करना है। हो सकता है आज आपके भी 2-4 के पास शाम को फोन आ जाए कि बीजेपी की मीटिंग में कैसे गए थे, नवलगढ़ में नौकरी नहीं करनी क्या, या उद्योग धंधा नहीं चलाना क्या। बंधुओं, वीर भूमि के पुत्र हैं हम,
वीर भूमि के पुत्र हैं, मरगिज डर नहीं सकते। हमें मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकते। मरना जिसने सीख लिया है, जीने का अधिकार उसे, कांटे जिसकी राह बिछे हैं, फूलों का उपहार उसे। डरने से काम नहीं चलेगा, दृढ़ संकल्पित होकर के मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और 1 साल का जो अगला समय है, इस समय में यह आक्रोश और तेज होना चाहिए। और जब यह आक्रोश तेज होगा तो 1 वर्ष बाद में इसका परिणाम भी मिलेगा। अंत में एक अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में, आपके सीने में और सबके सीने में आज से आक्रोश की आग जलनी चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरपाल सिंह जी। अब मैं निवेदन करता हूँ मोनिका जी चौधरी जी है, वो भी अपना उद्बोधन दे। मोनिका जी चौधरी। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे से पहले इतना कुछ कह चुके हैं कि अब मेरे पास शब्द नहीं रहे कहने के लिए। आपका ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि नवलगढ़ की धरती भी यही चाहती है कि उससे उसका नेतृत्व चेंज किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। और आज हम लोग ये जो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही निकाल रहे हैं, ताकि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब जरूरत है जागरूकता की। तो हर नागरिक, हर समाज जागरूक हो, इसीलिए हमारी ये रैली है। दूसरी चीज, हम यही चाहते हैं कि इस बार नवलगढ़ में कमल खिले और आप सब इसके लिए तैयार हैं, ये भी हम मानते हैं। क्योंकि जो विधायक जी हैं आपके, जो अभी वर्तमान के, उनसे जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। अब मान लीजिए आप एक ये सीमेंट फैक्ट्री की ही बात ले लीजिए, इसमें आपके गांव चौपाल या पड़ोस के गांव या फिर आपके बच्चों में से कितने ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां मिली है इसमें? अगर किसी को मिली है तो आप मुझे बताइए, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। शायद सभी को, किसी को भी नहीं मिली है। तो ये देखिए कि यहाँ पे आम जनता भी ये कहती है, और यहाँ से अलग हटके भी मैंने यही सुना है कि यहाँ पे लगते हैं तो विधायक जी के रिश्तेदार ही लगते हैं और बाकी किसी के लिए कोई नौकरी नहीं है। तो आज के समाज में ये जो युवा पीढ़ी है, इसको सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की है। और जब पास में आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में ये जब सीमेंट फैक्ट्री खुली है, इसमें ही आपके बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए रोजगार के लिए आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज ये है कि शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो हमें ये जरूरत है, हमारे समाज को जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। तो सबसे मेरा यही कहना है कि अब नवलगढ़ को बदलने की जरूरत है, उसे एक नए नेतृत्व की जरूरत है। बस भारत, ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है कांग्रेस सरकार में, तो कांग्रेस सरकार को ये दिखाना जरूरी है कि ये आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है नवलगढ़, ये कोई आपकी खरीदी हुई जायदाद नहीं है। यहाँ पे जनता ही जनार्दन है और हम नवलगढ़ में बदलाव ला सकते हैं। हम यहाँ भी कांग्रेस को छोड़कर कमल खिला सकते हैं। धन्यवाद। आप अब निवेदन करता हूँ विक्रम सिंह जी जाखल से, वो भी अपना उद्बोधन दें। जन आक्रोश यात्रा में मंच में विराजमान सम्मानित मंच,
ग्राम गोठड़ा की पावन धरती पर पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, हम सबको ध्यान है जन आक्रोश यात्रा का पूरे आगाज पूरे राजस्थान में 4 दिसंबर से हुआ है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, पर मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में सरकार आने की स्थिति है और निश्चित रूप से उदयपुर से लेकर जयपुर तक, झालावाड़ से लेकर जयपुर तक, धौलपुर से लेकर जयपुर तक और गंगानगर से लेकर जयपुर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। पर चिंता का विषय है वो नवलगढ़ का है। नवलगढ़ में हम सबको ये ध्यान है, पिछले 14 साल से, मैं नवलगढ़ की बात विशेष इसलिए करना चाह रहा हूं कि नवलगढ़ में पिछली बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूं और रिजल्ट भी देख चुका हूं। सारे लोग अपने भाषणों में सिर्फ ये कहते रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, हमें सीआई चाहिए, हमें डिप्टी एसपी चाहिए, हमारा एसडीएम चाहिए, कलेक्टर चाहिए, एसपी चाहिए। पर ये सारी व्यवस्थाएं तब मिलेगी जब विधायक होगा हमारा, जब हमारी पार्टी यहां विजय होगी। जिस दिन हम मतदान करते हैं उस दिन ये भूल जाते हैं, जिस दिन बटन दबाते हैं उस दिन ये तय कर लेते हैं कि हमारे को हमारा नवलगढ़ बचाना है और हमारे को कोई सही हाथों में नवलगढ़ जाना चाहिए। उस दिन हमें ये याद करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ जन आक्रोश यात्रा के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जितनी भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, हम सबको पता है उनके फैसले और उनकी योजनाओं के बारे में, पर हमको पता जड़ तक तह तक इस नवलगढ़ के धरातल पे जाना है परिवर्तन के लिए। इस जन आक्रोश यात्रा को आप ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए हमारा साथ, रथ के साथ, जिस गांव में जब भी कार्यक्रम हो वहीं से यह तय करना है कि इस जन आक्रोश यात्रा के साथ अगले गांव तक हमको चलकर हमारा धर्म निभाना है। ये जन आक्रोश यात्रा तब सफल होगी। मैं मानता हूं इस बात को, मैं देख रहा हूं लोहागढ़ से लेकर अब तक सारे कार्यक्रमों को, पर मन से आप लोगों को चलना होगा, तब जाकर के लगेगा कि आक्रोश है। बिना आपके आक्रोश के इस नवलगढ़ में परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं सत्य कह रहा हूं, आक्रोश आपको दिखाना है। यह आप ही के लिए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। सब समझते हैं और सब अपने मन से सोचते भी हैं कि मेरे मन भगत सिंह चाहे पर सगला सोचा है मार लगरानी जन्म जाए। मैं गारंटी से करूं सन बढ़नो पड़ेगो और सन आगे आनो पड़ेगो, तालियां से काम कौन चलेगो। मैं इतनी कहकर मैं मेरी वाणी विराम दू हूं। नमस्कार, राम राम, जय गोपीनाथ जी की साहब। निवेदन करता हूं बिरबल जी यादव जी से, वो आ गया है। सम्मानित मंच, जैसा मुझे आदेश मिला है, सीनियरिटी का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज की इस भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे सम्मानित मंच और मंच के समक्ष अति सम्मानित ग्राम गोठा और ढाणी से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास बचा नहीं। मैं तो यही आह्वान करना चाहता हूं कि मुझे वो बात अमरेंद्र जी की याद आती है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया था और जटायु नाम का जो गिद्ध था उसने कहा था, अरे दुष्ट, तुमने सीता का हरण कर लिया, तो उसके बदले में उसको मौत मिली, लेकिन उसको भगवान राम के चरण में स्थान मिला। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, इस यात्रा को सफल बनाने नहीं बनाएंगे हम लोग,
तो ये हम उस दोष के पाप के भागी होंगे कि हमने अन्याय को सहता है, वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करता है। इसलिए सब लोग इस यात्रा में सहयोग करें, तभी नौरों में परिवर्तन होगा। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप लोग हमें एक प्रश्न पूछ सकते हो कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हम शामिल हो। मेरा आपसे निवेदन है कि हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि सन 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों की सरकार चलाई थी। यहाँ सभी वक्ताओं को भी पता है, आम लोगों को पता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने आत्महत्याएं की थी और उसका कारण कुछ अपने कैबिनेट के सहयोगी से, तो उसका जवाब मिला कि किसान जब फसल बोता है तो साहूकारी से ऊंचे ब्याज पर पैसे लेकर फसल उगाता है और फसल को किसी तरह प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, किसान को फसल नहीं मिलती है, साहूकार का पैसा नहीं चुका पाता है, मजबूरन किसान आत्महत्या करता है। इसलिए किसान आत्महत्या करता है। वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की थी, जो पूरे देश के किसानों के लिए वरदान साबित हुई। मैं उसका थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूँ। किसी किसान के 3 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड है तो उस किसान के 40 पैसे ब्याज के लगते हैं, जिसको सीधा सा 4% बोलते होंगे शायद। 4% ब्याज से 3 लाख रुपए का 12,000 ब्याज होता है और 2 रुपए सैकड़े से 3 लाख का 72,000 साल का ब्याज होता है। 72,000 में से 12,000 घटाओ, 60,000 किसी परिवार में देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मित्रों, इससे बड़ी क्या, गांव में कहते हैं कि बाप ने बीजेपी क्या बोली करेगा हमारे। मैं कहता हूं इससे बड़ी 25 क्विंटल की आ सकते हैं 60,000 रुपए में। इससे बड़ी क्या बोल जाएंगे बीजेपी। और इसके आगे मैं बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को चैलेंज करके परमाणु विस्फोट किया था, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया था, सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया था। उनकी जो डेड बॉडी थी हमारे घरों तक कारगिल के शहीद में आप लोगों ने देखी है। इस तरह की व्यवस्था वाजपेयी ने किसान के पुत्र की समझी। इसके अलावा पूरे देश में किसान जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये वाजपेयी के टाइम में चली थी। फिर इसके बाद में मोदी जी का राज आया। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नाम से हर किसान के खाते में बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म के नाम पर आते हैं। इससे साफ सुथरी सरकार और क्या हो सकती है, ये मैं आप लोग से जानना चाहता हूं। जहां तक मोदी जी की विदेश की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे होली या दिवाली सैनिकों में जाकर मनाने का माहौल हो, हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमारी सेना का हौसला बढ़ाया है, उनके मान सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए हम मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। जहां तक बात राज्य सरकार की आती है, मैं थोड़ा 1990 के दशक से ये आपको बताना चाहता हूँ। भैरू सिंह जी शेखावत हमारे मुख्यमंत्री बने थे। काम के बदले अनाज योजना उसने लागू की थी। हर घर में 8-8, 10-10 बोरियां गेहूं के लोगों को देखने को मिली थी। हमारे तो यहाँ गेहूं का थोड़ा कम है तो, लेकिन पश्चिम राजस्थान में गेहूं देखने को नहीं मिलता था और उनके घर में गेहूं का फलका बन जाता था, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। और भैरू सिंह जी का अंतिम लक्ष्य था, वो गरीब को गणेश मान के उस योजना को लागू किया था, जो बहुत ही कारगर साबित हुई थी। भैरू सिंह जी ने दूसरी योजना की थी, 1 पोल से 17 पोल तक कृषि कनेक्शन, जो किसान लेना चाहे नर्सरी में स्पेशल कनेक्शन देकर किसान को लाभान्वित किया। हजारों किसान जो अन्नदाता हैं उन्हें अन्न पैदा करने में, भारत में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने में खूब कारगर काम किया। मित्रों, मैं तो ज्यादा नहीं समझ लेता, यही कहना चाहता हूं कि इस नोलगढ़ को बदलना है। इस नोलगढ़ को जो ये हम सबके ऊपर कलंक है कि यहाँ से बीजेपी नहीं जीती। बार भी मेरे मीडिया मित्र याद कर रहे थे कि यात्रा कमजोर दिख रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राज की व्यवस्था के सामने आम आदमी खड़ा होता है तो उसमें जोर रहता है। मीडिया मित्रों, ये जो लोग घरों से निकल आए हैं, ये बदलाव के लिए आए हैं और ये बदलाव निश्चित होगा, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग मानस बना लिए और मैं एक मेरी बात को कहकर विराम देना चाहता हूं, आप उसका मेरा साथ दीजिए। मैं कहूंगा बदलेगा, बदलेंगे हम। आप बोलेंगे बदलेगा नौलगढ़, मैं बोलूंगा बदलेगा नौलगढ़। आप कहेंगे होगा विकास। बदलेंगे हम, बदलेगा नौलगढ़। मजे होने को दोनों हाथ ऊंचा कर बदलने तो भाई दिखाओ तुम। बदलेंगे हम, बदलेगा नौलगढ़।
बदलेगा नौलगढ़। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं मेरे युवा साथियों से का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हमारे नौलगढ़ में ये हमारी भूमि गोठड़ा की भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे, तब हमारे विधायक जी ने कहा था कि ये भूमि जब दी जाएगी तब तक जब मेरी लाश के ऊपर से जब गुजरोगे तब इस गोठड़ा की भूमि इस सीमेंट फैक्ट्री को दी जाएगी। लेकिन मेरे से ज्यादा हमारे दीप सिंह जी कैप्टन है, उन्होंने बहुत लंबा इस जमीन के लिए प्रयास किया। उनको बहुत पता है कि हमारे विधायक जी ने क्या कहा था कि पहले तो ये कहा था कि मेरी लाश से ऊपर से गुजरेगा तभी ये हमारी जमीन जाएगी। जब ये जमीन भी चली गई और सीमेंट फैक्ट्री बनने में लगी तब विधायक जी ने क्या कहा कि सबसे पहले कहा कि 50,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। फिर हम आपके अपने एक चुनाव जीत लिया 50,000 के चक्कर में, दूसरे चुनाव में आते हैं फिर कहते हैं 50,000 तो नहीं दे सका लेकिन 30,000 नौकरी हम कम से कम देंगे। फिर क्या करते हैं विधायक जी अपने बयान में मुकरते हैं और कहते हैं कि कम से कम 15,000 नौकरी तो देंगे। और अभी धीरे धीरे मुकरता आ गए ही 7,000 पर। तो लेरा सिनेमा भाषण सुना कि 5-7 ने कम से कम नौकरी तो देशिया। तो थाने ये सीडी से उतार रहे ही तो अब की बार देवी भी ने सीडी उतार दियो 2023 में, तो बहुत बढ़िया बात रहेगी और युवा ने रोजगारी में मिलेगा। नहीं तो ये गोठा मार स्थिति हो जाएगी। एक बार कैंटीन में मान खुल गई है, कैंटीन एक दो बार खुल गई है। ये तो गोठड़ा के लोगों ने मैं सांस मानो कि आगे आया और आप थारा जोश दिखाए और वो कैंटीन वापस पुण्य बांधने चालू होगी। लेकिन अगर अब की बार 2023 में भी आप गलती कर देगा तो कैंटीन की बात करे हो ये रेवी जमीन में आपने चल जाएगी और अपना कोई भी युवा ने रोजगार गुण दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से जिताओ हो तो नौलगढ़ का मान युवा ने रोजगार दिया जाएगा, युवा की सोची जाएगी। और इस सीमेंट फैक्ट्री के मान जो सबसे पहले गोठड़ा के लोगों की जमीन लगी है पर लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनको नौकरी दी जाएगी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं राजेश जी कटवा जी से कि वो भी अपना उद्बोधन दे। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, युवा साथियों, ये जो जन आक्रोश रैली है उसके जो मुख्य मुद्दे सब बातें हो गई हैं। आप देख रहे हैं पिछले 8 साल से मोदी जी ने कितना बदलाव किया। भाई साहब ने सब बताया है। राजस्थान की फ्लॉप सरकार और इससे पीछे वसुंधरा जी की जो सरकार, उसने कितने अच्छे काम किए। एक फ्लॉप सरकार थी, इसने कितने अच्छे काम किए, सब बातें हुई। लेकिन मेरे इन पिता तो बुजुर्गों और युवा साथियों को तो अपने यहाँ क्या हुआ उस पर ही देखना चाहिए और यहाँ ये क्यों नहीं हुआ इस पे देखना चाहिए। अपने इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदराना जोड़ 300 साल पुराना सबसे बड़ा राजस्थान का दूसरे नंबर का पशुओं का मेला लगता था। सभी किसान भाई वहां अपने पशु बेचकर आजीविका चलाया करते थे। वो एक पब्लिक ट्रस्ट की जमीन थी। 2015 से 19 के बीच में राजकीय चढ़ी हुई है और वो प्रॉपर्टी आज भूमाफियाओं की नजर पड़ी और विधायक जी की सह से 300 से 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जा रही है। तो हमें क्या मिला? दूसरा भी जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे, भाई आज सीमेंट फैक्ट्री में कुछ होता और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके एग्रीमेंट और एमओ में साफ लिखा हुआ है कि जहां जो भी फैक्ट्री लगती है, किसानों की जो जमीन जाती है, उसमें उस किसान के बेटे या बेटी को नौकरी मिलेगी। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। किसी एक भाई को भी नहीं मिली। क्यों? अभी पिछले देवबरा गांव में गए थे, वहां एक जगदीश किसान हमें मिले। उन्होंने बताया कि हम सब लोगों को एक साथ में बसाओगे, बोले 600 आदमी इकट्ठे हो जाना। तो बोले हमने 1000 आदमी इकट्ठे हुए। उन 1000 आदमियों का डर दिखाकर के फैक्ट्री के मालिकों से सीधा संपर्क किया कि तुम्हारी फैक्ट्री नहीं लगेगी,
और इधर अपने को कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। अडानी अंबानी ये फैक्ट्री वाले सरकारों को जेब में रखते हैं, तो इस लाला को भी, इस लाडले को भी इच्छा हो गई और बड़ी रकम लेकर के अपन सब लोगों के साथ में चीट की है। अगर उसी तरीके से विरोध चलता तो आज 25 लाख रुपए बीघा में जमीन फैक्ट्री मजबूरन लेती और मेरे किसान भाइयों को फायदा होता। ये बीच की चीटिंग, 300-400 करोड़ रुपए की चीटिंग, और यहां तक ही नहीं रुके। इस फैक्ट्री में आज जितने भी प्रकार के टेंडर होते हैं, काम हो छुटते हैं, वो सब विधायक जी की कंपनी में छूटते हैं और सस्ती लेबर अपने बिहार यूपी से लाकर वो काम करवाते हैं। तो अपनी पूरी तरह से जिस प्रकार की अनदेखी की है, अब बारी अपनी है कि क्या अभी ऐसी 2-3 फैक्ट्रियां और आने वाली हैं, हम ऐसे ही करेंगे या इनको सबक सिखाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी इनके खिलाफ कोई बोलता है, एसपी, डीएसपी, थानादार, सब इनके 181 में बंद करके और उनसे वीडियो कॉल करके, और जब तक अगला हाँ नहीं कर ले तब तक ठुकाई कर दे हैं। यही थोड़ी चलेगा। ऐसे बहुत सारे कुकर्ते लगातार हो रहे हैं अपने यहाँ। देश, भारत, राजस्थान बाद में, पहले अपने बच्चों की देखनी है, अपनी देखनी है। ये सोचते हुए आप सब भाई इस जन आक्रोश यात्रा से जुड़ के और परिवर्तन की यात्रा में अपने को लाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं पवन जी स्वामी पूरे सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद भाषण दे। एक धन्यवाद देने के भाषण, थोड़ा यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताएंगे पवन जी स्वामी। सामान्य मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई बुजुर्ग, आज ये जन आक्रोश रैली हमारे गांव में आई है। हमारे ग्राम पंचायत, हमारे गांव डानी सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद भाषण हमारे इस ग्राम के सरपंच अब जयकारो लगायो सगड़ा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग अपना मोबाइल निकालें और डायलिंग मोड में एक नंबर डायल करें। फोन निकालिए जी सर, डायल मोड पर 8140। एक नंबर डायल करो भाई, एक नंबर डायल करो, याद करो नंबर। 8140 200 200 8140 200 200। दीप जी बोल सी कुछ। हाँ बुलाओ जी। एक बार सभी हमारे अतिथि बैठे और मैं अब निवेदन करता हूं कि हमारे जो किसानों के जमीन के आंदोलन के अग्रणी रहे और लंबे समय तक इस मुहिम को चलाने वाले कैप्टन दीप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और अपना उद्बोधन दे। विरोध करो जो आप लोग शोभा भी तो आया होगा, कहता के लिए थोड़ी आया। आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ पर विराजे हुए मेरे भाई, चाचा, ताऊ, बड़े लोग और छोटे लोग, मातृशक्ति जिसमें हमारी बहन मंच पर विराजमान है। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फोन तो घोषणा का ही है। जब घोषणा की बात नहीं होती है तब मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो बाहर से लोग आए उनको पता तो होना चाहिए। सिर्फ
सिर्फ ऊपर की बातें बताने से काम नहीं चलेगा। आज घोषणा में यह रैली है तो घोषणा के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर क्या परेशानी है, और क्या परेशानी आप दूर कर सकते हैं। मैं जो बात कहूंगा उसको आप इस तरह से नहीं लेंगे कि मैं आपका विपक्ष हूं, मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए मैं 2-4 बात को आपको बताऊं। मैंने जो ये पूरा प्रोग्राम देखा उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी आदमी का प्रचार आप कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के गुण कम गाए हैं और विपक्ष वालों के गुण ज्यादा गाए हैं। ऐसा करता, अगर आप लोग इतने लोग हैं तो एक आदमी ने अगर 15 साल तक यहां पर राज किया है तो वो या तो आपकी कमजोरी है या वो ऐसा है कि आपसे हार नहीं सकता। लोगों को बहुत आशा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी हर आदमी के दिल में बसती है। हर आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो ललकार के साथ में कह सके कि मैं करूंगा उस रावण को दूर। यही देश का हाल था। इस देश के अंदर वही आदमी है जो पहले हुआ करते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले थे, वही आदमी है, उसी तरह के आदमी है। लेकिन एक शख्स आया और उसने पूरे देश को जगा दिया और पूरे संसार के अंदर हल्ला मचा दिया कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। वही पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों की गर्दन काट के ले जाता है, और वही है इस देश जहां पर स्ट्राइक करके और 517 आतंकवादियों को नाबूद कर देता है। ये किसने किया? जनता ने किया है। जनता नहीं करती। यथा राजा तथा प्रजा। जनता को दोष देने की जरूरत नहीं है। जनता तो वही है जो आज से 20 साल पहले थी और आगे भी यही रहेगी। मैं तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आप नुमाइंदे बन करके, गाइड बन करके और एक पैरवी करके भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने के लिए आपने वो बातें जनता को बतानी पड़ेगी जो आपकी खूबी और दूसरे की खामियां हैं। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? आज तक मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं, मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल का अनुभव है। मुझे 21 साल हो गए पेंशन आए हुए फौज से। अभी भी मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे नेता जब बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि जैसे सारा कुछ सब कुछ सही कह रहे हैं और होता कुछ भी नहीं है। कितने लोग होंगे जिन्होंने इन किसानों को जमीन बचाने के लिए साथ दिया? किसी ने नहीं। हमारे पास तो 10 साल में दोनों सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही और भारतीय जनता पार्टी की भी रही। और जिन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ब्लॉक करता हूं, लेकिन दिल से, पार्टी से नहीं हूं। लेकिन वहां पर भी लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का सीट खिसका दी। मैंने कोई सीट नहीं खिसकाई, सत्य कहते हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की है किसानों की। और आज भी अगर ये टीम एक जगह हो और यहाँ के किसान एक जगह हो, किसी के बाप में हिम्मत है कि नौकरी नहीं देगा। लेकिन ये नौकरियां सिर्फ भाषणों में दिलाते हो आप लोग। तो इसलिए दोस्तों, अगर कुछ चाहिए तो आगे हाथ बढ़ाकर छीनना होगा। दूसरे को मैं भूखा हूं कह करके अपने मुंह को हजारों साल तक खोले रहो, कोई एक दाना भी नहीं डालेगा। इसलिए मैं तो यह बात दिलाता हूं आपको, याद हार और जीत आगे की बात है। आपके अंदर जो गर्मी है खून की, आपके अंदर जो देश के प्रति निष्ठा है, और मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज के लिए कि जिस पार्टी को, जिस संगठन को देश के लिए लोगों ने खड़ा किया, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक ऐसी पार्टी खड़ी की जिसके 5 आदमी जनसंघी हमारे आज भी देश के अंदर पूजे जाते हैं। उनमें आपके नरेंद्र मोदी भी है और वाजपेयी जी का नाम आता है, वो भी है। ऐसे ऐसे लोग आपके साथ में हुए और हैं, और आज किसी प्रचार की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस देश के अंदर आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसके नाम से संसार के अंदर लोग, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आकर के पांव छूटते हैं। जिस देश को कोई पूछता नहीं था, बंजारों का और सफेदों का देश कहकर के कहते थे, आज वही देश का झंडा लेकर के आदमी, जहां पर लड़ाई हो रही है 2 देशों में, उसके बीच में लेकर के एक झंडा, राष्ट्रीय झंडा फ्लैग लेकर के गुजरता है, तो दोनों सेनाओं की हिम्मत नहीं होती गोली चलाने की। वो किसने कामयाबी हासिल करके ऐसा माहौल बनाया है? तो आप लोगों के लिए तो बनी बनाई की सीट है, बनी बनाई बात है। अब बनाना आपके हाथ में कैसा बनाते हो? इसलिए मैं आपसे एक तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप क्या करेंगे ये ज्यादा बताना है, और दूसरे क्या कर रहे हैं ये कम बताना है। आपको वो नहीं करना है जो वो कर रहे हैं।
और उनके पास में तो उन्होंने जो फैक्ट्री वालों के साथ मिलकर के जो काम किया या जैसा भी हुआ, ये दोष उनका नहीं है। अगर कोई चोर चोरी आपके घर में करके ले जाए तो क्या चोर का दोष है? चोर का तो काम है चोरी करना। अब लेकिन वहां पर जो रहते हैं उनका फर्ज बनता है, वहां पर जो रहते हैं चौकीदार रहते हैं उनका फर्ज बनता है कि उसकी निगरानी करें, और वो हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर भी नहीं कर पाए, इसी का दुख है। नहीं तो जहां भी सीमेंट कंपनियां लगी है उसके पास में बसने वाला गांव, जहां के गांव के लोग, उनको 24 घंटे बिजली मैं फ्री में नहीं बोलूंगा, फ्री डाकोत मांगते हैं, हम पैसे देंगे पूरे, लेकिन आप जोर लगवा के सीमेंट कंपनियों से पूरे गांव को बिजली दिलवाइए जो 24 घंटे रहती है। और ये जायज है। जायज कैसे है? लिखित में मेरे पास में आ जाना, मैं दिखा दूंगा, लिखित में है। तो अब इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं, बिजली दिलाई है। इसके बाद में 1000 बार ये चीज कह चुके हो कि नौकरी सब लोगों को मिलेगी, और नहीं तो कम से कम जिनकी जमीन जा रही है उनको तो मिलेगी। भाई जमीन जाए उनको भी मिले, और जमीन जा रही है उनको तो पैसे भी मिल रहे हैं। मेरी जमीन नहीं जा रही है, धुआं मेरे को फ्री मिल रहा है, मेरे को भी नौकरी दिला दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं दिला सकते? हमारी रोजी रोटी छीन करके लोगों को दे दी, और हमको मजदूरी करने के लिए भी जो जगह नहीं दिला सकता, वो कौन है? और वो इसलिए है कि हमारी तो कमजोरी, जनता तो हमेशा कमजोर रहती है भैया। जनता के पास में अगर सरकार की ताकत होती है, राजा की ताकत होती है, तो जनता होशियार बन जाती है, और उनकी ताकत नहीं होती है तो वो लुट जाती है। उसी तरह से ये घोषणा भी लुटा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। इसलिए अभी जो बचा कुचा है, अभी भी काफी समय बचा है, आप काफी कुछ कर सकते हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करें। एक तो जवानों को, हमारे को नौकरी मिले। अरे नौकरी हम तब कह रहे हैं कि जो कुछ नहीं जानता उसको कदर की गद्दी पर बिठा दो। हम तो कहते हैं उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दो। यहाँ कहाँ दिक्कत है? और ये एक तरीका, आजकल के राजनीतिक जितने तेज, राजकुमार इतना होशियार हो गए हैं 15 साल में कि आप लोग उसके नजदीक नहीं लग पाते। वो क्या करता है, पहले दिन तो हमारे गाँव के 5 लड़कों को कहते हैं तुम हल्ला करो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, और शाम को उनको बुलाए, कहता है क्यों हुआ आज? बोले आज कोई मैनेजर आया, बोले जरा खुद बयान देखो कि बच्चे ये जो कर रहे हैं भाई अपना हक मांग रहे हैं, नौकरी इनको मिलनी चाहिए। वही भेजता है, वही सिफारिश करता है, और वही ना करता है। तो इसलिए हमें सचेत रह करके काम करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कहूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी जिसे मैंने जीवन में, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसे टाइम भी जिंदा हूं जब इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ही है और कोई नहीं है। इस देश का रखवाला कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं किसी देव पुरुष ने या भगवान ने अवतार लेकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, जब भारत के ऊपर इस तरह की कोई हानि आती है, इस तरह का कोई नुकसान करने वाला खतरा आता है और धर्म की ग्लानि होती है, तब तो भगवान जैसे अवतार लेकर के आते हैं। इसी प्रकार से मोदी आज के दिन अवतार है, मानना मत मानना। लेकिन जिस आदमी ने 370 जैसी धाराएं, आपको पता है 370 धारा के साथ मोदी क्या जुड़ा है? मैं बताता हूं, मैं फौजी हूं। 1948 से लेकर के 2005 तक 70,000 सैनिक कश्मीर के अंदर मारे गए। कौन से कश्मीर में? जो कश्मीर हमारा था ही नहीं, जिसमें हम बस नहीं सकते, जिसमें हम खरीद नहीं सकते, जहां पर हम कोई चीज का रिश्ता नहीं कर सकते, वो क्या हमारा है? जब वो हमारा है ही नहीं तो हमने 70,000 सैनिकों को कैसे मरवा दिया? 70,000 बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, लेकिन आज कश्मीर हमारा है। आज हम 1,40,00,000 सैनिक भी देकर के कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, तब तो मजा है। और नहीं तो दूसरों के लिए मरे हैं, और वही लोग आज हमको इस देश का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कह करके आपका समय नहीं लूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप इनको वोट देना या मत देना, लेकिन मोदी को वोट देना। मोदी दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ना हुआ है ना होगा। दोस्तों अपनी जिंदगी में याद रखना, मैं चला जाऊंगा तुम लोगों से पहले, लेकिन याद कर लेना आज तक ऐसा आदमी ना तो पैदा हुआ है और आने वाले समय में शायद ही हो। इसलिए चूक मत जाना। और नवलगढ़ के ऊपर लगे हुए कलंक को हम लोग धो सकते हैं, और उसको धोने का तरीका यही है। मैं ये नहीं कहता कि ये आ जाएंगे जब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक जगह पड़ा हुआ पानी
सड़ने लग जाता है तो वो पानी सड़ने लग गया है। आदमी को, उनको जो सदस्य है उनको आंख भी दिखा देता है, डराता भी है, सब कुछ करता है कैसे, लेकिन उसको तरीका है, ये तो बता देता हूँ, तरीका उसको है। तो आप लोगों को तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, अपनी बात है जनता के साथ में पहुंचाइए, जनता से दिल की बात कीजिए। बाहर की बात से हमें कोई मतलब नहीं, एशिया में क्या किया और देश में क्या किया, लेकिन गोठला में आपने भी कुछ नहीं किया और उसने भी कुछ नहीं किया। अभी डिमांड की बात है, मैं डिमांड ऐसी नहीं रखूंगा और मैं ना अब आपके पास में डिमांड रख सकता हूं, क्योंकि आपके पास में अभी कुछ है ही नहीं। जब हो तभी अगर याद रहता है गोठला, तो हमारे पास में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ऊपर वाली टंकी बना देना, और ये हमारा अधिकार है। अब अधिकार को भी हम भीख की तरह मांग रहे हैं, अगर फिर भी नहीं दे सकते तो फिर तो मजा कोई मजा नहीं। भाई पानी का तो है ना सबको, पानी का, मेडिकल का, सड़कों का, डॉक्टर का, पढ़ाई का, पोस्ट ऑफिस का, ये तो कौन से अधिकार है? मूलभूत अधिकार से हम वंचित है। ऊपर वो टंकी पानी वाली टंकी बनती है, वो देख दो, वो बनवा देना। दूसरा, अगर आप उससे हो सकता है, उसमें गांव की कुछ मदद चाहिए, वो हम करेंगे। आप हमारी शमशान भूमि है, उसको शमशान भूमि की तरह बना दीजिए, वो विलासमान भूमि की तरह होगी। उसमें आप लोग आगे बढ़िए, कितने प्रतिशत देने होते हैं जनता को, वो हम इकट्ठा करके देंगे। ये दो काम अगर आपने शुरू भी करवा दिए, तो हम समझेंगे कि आपने पूर्ण करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोठला की तरफ से आप चिंता मत करो, यहाँ हम लोग हैं और आपके साथ में। बहुत अच्छी बात बताई दिल सिंह जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां बताइए एक बार, जो गोठला के लिए बोलते हैं और गोठला के लोगों की सुनते हैं। बिना लाइट बोलो, आगे जो एमएलए बन जाओगा, जरा होगा वोट ले। सुनो मेरी बात सुनो। अगर कोई को थारों में एमएलए बनेगा, एमपी का चुनाव आ रहा है, 2 एमपी जिता दिया मेरा, बस दोनों ही बोला टंकी बढ़ा देगा, 12 महीने बाद में फेर आ जाऊंगा। टंकी बढ़वा देगा, कोई नहीं वोट देगा, नहीं तरीका ना था। एक मिनट सुनो, गोली जब मेरा क्यों कर 15 साल में भी तो ले रहे हो गोली मार ना धारा कौन कर, मैं बीजेपी कह रहा हूँ ज्यादा, मैं बीजेपी का। हाँ 15 साल वो भी तो गोली दे रहे हैं। बना गया तड़के, मेरी बात में 12 महीने बाद एमपी का चुनाव है, संतोष हालात बना सुन तो यार, वीर सुन तो बातें तड़का होगा जना कह रहे हो, मना दो, टंकी बना पहले मना दो, एमपी का एमपी का साला हो ना तो एक तो 15 साल बाद टंकी बनाता वो कह अल्लाह कहेगी, एमपी का 2 साल बाद में चॉइस में होगा, अल्लाह कहेगी मैं बना देती हूँ, ओ कहेगी मैं बना देती हूँ। वोट ही नहीं, वोट की बात तो बाद में करें। गौरवपुर बना दियो ठेर तड़ी, बोले गौरवपुर बनाऊंगा, पीसी का सदस्य गौरवपुर कटाए वो गौरवपुर बना भाई बात फिर काम से जोड़ोगे, बटेदा नहीं। का 50 लाख रुपया खर्च है। अरे भाई मान तो खड़े दिख रहा ना, मैं तो पानी तो लावा बढ़िया वो अच्छी बात को नहीं, मैं विरोधी मैं वोट बीजेपी नहीं जा सकता, राजभवन गंदे बात है वोट को। टैंक आ रहे हैं हर ग्राम पंचायत में, इनकी डीपीआर दीप सिंह जी एक बार आ गए वो दीप सिंह जी बात ही बताया। अरे अल्लाह देखकर के बोले मैं टंकी बढ़ा दूंगी, 5 साल निकल गया, एमपी साहब का निकल रहा है, मानता है जनाब बड़ा बर्बाद जमान के माध्यम से हालात तो अपना आप में बीमार मत मानो। हाँ बीमार स्वास्थ्य ठीक है। दूसरी बात हमें भगवान लंबी उम्र दे। तीसरा मेरा निवेदन है कि मंच के सामने साइड में जो मंच पर बैठो, थाने 3 बार आवाज नहीं कि मंच पर आओ। या बात के प्रस्तावना में कहता तो मैं बाकी बात कहता था, या बात प्रस्तावना में कहता तो बाकी बात कहता।
ये सीमेंट फैक्ट्री को जो इश्यू हो भी बीजेपी के बोल रहा है बात है मारो जो सामर्थ्य के अनुसार मेरे साझे बहुत आपको ये एक और पार्टी खड़ी हो जाए, देश की पार्टी खड़ी हो जाए, कोई के साथ यार फिर एक मिनट मैंने बोला में सारी बात कौन रोके 2 मिनट सुन लो। दूसरी बात यह है कि जब कोई एमएलए बना को ना वो राज धर्म को पालन करेगा, ये चोर की तरह उठाई रहेगा, काम को करेगा। अच्छी बात है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में गोठड़ा वासियों ने केवल धुआं मिला, अब बात मानने भी मंजूर नहीं है, पर गोठड़ा वासी कोई संघर्ष करे, कोई आंदोलन करे तो मेरे साथ बीजेपी दर साथ है। और बीजेपी अगर एमएलए बनाएगो तो राज धर्म को पालन करेगो, ये बात पर तो विश्वास रखो, गोठड़ा प्राथमिकता में रहेगो। केवल इतना सुनिए मैं तो चाहूंगा बीजेपी को पर समझे इसके लिए व्यवस्थावादी बनना पड़ेगा कि भाई उदाहरण के लिए मंच पर बैठने की बात है। अब आप प्रस्तावना में कहते हो तो हर आदमी के बारे में बोलते हो, अब लास्ट का वक्ता के रूप में सभा विसर्जन बना सभा विसर्जन। मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, पढ़ो पहली बात नहीं पढ़ो, क्यों नहीं सरपंच भी नहीं हूँ, क्यों नहीं हो मेरी जब बीजेपी में आपकी अपार आस्था है, बीजेपी के मेंबर क्यों नहीं हो? क्यों नहीं है वो आपको सोचने के लिए छोड़ रखा है। क्यों आप हम सोचेंगे नहीं, आप बनो मेंबर नहीं बढ़ेंगे हम अगर इस अपने आप को इस काबिल पाएंगे कि अब रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा में है कि पार्टियां निर्णय करेगा टिकट किन्ने देगा किन नहीं देगा, जितना नहीं देगा भी नहीं मदद करेगा। नहीं कोई जगह की मदद कराएगा तो मदद करने को तरीका ये है कि थोड़ा सा पहले कहता ना जब खाना के इंटरव्यू की बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी 15 साल में बिक लीजिए थे गवा फड़े ना गया गवा फाड़ो वाला आज ना तो सारो सिस्टम ही सुधर गवा फाड़ा प्रतिभा गवा की का फाड़ा मेरे बने बात जीता बात कोई मार करने को नहीं यार बात ही करेंगे बात बढ़िया बनी बोले मतलब गांव में जना का बात करें सबसे बड़ी बात बता रहे थे पूरा मानो बोले मेरी बात पहला ब्राह्मण बन गई वो एमपी बन गए बाला वो बड़ा मेरा कल जरा से टिकट खा गया।